गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार एसआई यानी सब इंस्पेक्टर एसआई या बीएसएससी कहिए, उस बीपीएसएससी कहिए या बिहार दरोगा कहिए, इसका एग्ज़ाम 29 नवंबर को होने वाली है, जो मेन एग्ज़ाम है। तो उसमें दो तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी दो पेपर होंगे। एक होगा हिंदी जो सिंपल क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, और एक होता है जीएस जिस पर आपका मेरिट बनेगा। तो उसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एक प्रैक्टिस टेस्ट रोज़ लगाया जाए। इसी कड़ी में आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का कौन सा है, तो यहाँ देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अवर निरीक्षक दरोगा का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाला है, यानी मुख्य परीक्षा, उसका यह टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको टोटल कितने हैं, तो 26 टेस्ट मिलेंगे, और इसमें क्या है, तो 5 हिंदी का है और 21 नॉर्मल जीएस का है। तो देखिए इस तरह से समान हिंदी कितना है, समान हिंदी 5 है, और समान अध्ययन, तो यह समान अध्ययन का टोटल कितना है, तो 21 है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग समान अध्ययन का अध्ययन करेंगे, और इसका हम लोग जितने भी सेट लगाएंगे उसमें जो चारों विकल्प दिया रहता है उन सब का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि जो कहने के लिए तो यह 21 सेट होगा, यानी 2100 क्वेश्चन, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन होते हैं। अतः यह लगभग 8000 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें गारंटेड हम लोग की क्वालिफाइंग कर जाए, ताकि आगे फिजिकल में देखा जाए आगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यह मिलान करने वाला है। यहाँ पर दिया हुआ है कूट 1 और यह कूट संख्या 2 है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, और ये भौगोलिक स्थिति यानी नदी का नाम है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब किसके किनारे हैं, याद कीजिए। लोथल कहाँ है, तो भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन यह घग्घर नदी के किनारे स्थित शहर था। इसमें से मिला लीजिएगा कौन सही होगा। दूसरा देखिए, जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है। साइकिल है जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं, यानी कि बाकी सब निवास करेंगे लेकिन एक जो है वह हमेशा निवास नहीं करेंगे। इसका उत्तर कौन होगा, यानी इसमें से सभी निवास करते हैं। इसका उत्तर डी है। मतलब जैन धर्म के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसमें आपके 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती शासक, 23 सलाहकार पुरुष हमेशा निवास करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अब तक क्या है, तो 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसमें सबसे अंतिम महावीर स्वामी थे, और सबसे पहला कौन था, तो कमेंट कीजिए। तो पहला कौन था, याद कर लेते हैं, ऋषभदेव, और 24 में भगवान महावीर, और उससे पहले 23 में कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और बौद्ध साहित्य में भी इनके बारे में है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र, क्या कहा गया, इनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। किनको, भगवान महावीर को। जैन धर्म में संलेखना, जानते हैं, संलेखना या संधारा पद्धति, जिसमें जो जैन के विद्वान होते हैं वे लोग क्या करेंगे, खाना पीना छोड़कर अपना प्राण त्याग देते हैं। और जैन धर्म ने क्या किया, तो ये लोग वेद को नहीं मानते थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर अशोक के कुछ शिलालेख हैं और उससे संबंधित विषय पहला, दूसरा, 13वां और 9वां है। इन सब के क्या क्या विषय है वह दिया हुआ है, तो याद कीजिए। सबसे पहला जो शिलालेख था यह आपको पशु बलि की निंदा से संबंधित है। पहला पशु बलि की निंदा से है। फिर दूसरा में क्या है, तो दूसरा में दिया है कि मनुष्य एवं मतलब पहला में पशु बलि की निंदा, तो दूसरा में उसका इलाज कराएंगे। तो दूसरा मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा, दूसरा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 13वां। तो 13वां क्या है, तो ये कलिंग युद्ध का इसमें वर्णन है। और 9वां, इसमें विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई है, यानी कि अब आप पैसा बचाइए। इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है, यहाँ देखिए, तमिल साहित्य का बाइबिल। तो तमिल साहित्य का बाइबल याद कर लीजिए, तिरुक्कुरल को कहा गया है। क्या नाम है, तिरुक्कुरल को। और तिरुक्कुरल की रचना किसने किया था, तो तिरुवल्लुवर ने किया था। किसने, तिरुवल्लुवर ने किया था। और यह तमिल साहित्य है, और भाषा क्या है, तो तमिल है, प्राचीन काव्य है। इसकी रचना काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 6ठी शताब्दी, यानी ईसा से पहले 200 साल से लेकर, यानी गुप्त काल जो यानी यहाँ पर था उत्तर में, उस समय तक का काल
माना जा सकता है। और यह क्या है, तो यह नीति शास्त्र से संबंधित एक प्रसिद्ध, यानी यह नैतिकता को ऊपर जोर देती है। और तिरुकुरल के 3 भाग हैं। कौन कौन 3 भाग हो गए, इसमें एक में आपको धर्म, दूसरे में अर्थ यानी धर्म कीजिए फिर पैसा कमाइए, और तीसरे में काम यानी महत्वाकांक्षा। आगे देखिए, हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। हसन गंगू की बात हो रही है, तो यह हसन गंगू बहमनी राज्य से संबंधित है। हसन गंगू बहमनी राज्य, और इनका समय याद कर लीजिए, तो 1347। राजा कौन होगा दिल्ली में, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और हसन जो यह गंगू है, इसका नाम याद कर लीजिए, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह या हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इतना नाम है। अलाउद्दीन बहमन शाह का पहला नाम जफर खां था। इनका क्या नाम था पहला नाम, तो जफर खां था, यह भी याद कर लीजिए। और इन्होंने क्या किया गंगू महोदय ने, तो गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, तथा राजधानी क्या बनाया, तो गुलबर्गा को। और इसका नाम क्या रखा, तो अहसानाबाद रखा था, गुलबर्गा राजधानी। और इसका नाम बाद में क्या कर दिया गुलबर्गा का नाम, तो अहसानाबाद रखा था। आगे बढ़ते हैं, तो हसन गंगू क्या था, तो बहमनी वंश का पहला शासक। और यह भी पूछता है कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद कर लीजिए, बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कौन था, तो कलीमुल्लाह था। कॉमरेड, यहाँ देखिए, कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। कॉमरेड कमरैया, तो याद कर लीजिए, तेलंगाना कृषक आंदोलन से संबंधित है कॉमरेड तिलैया। और यह बात कब की है, तो 1946 की, जिसके ही परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो जो तेलंगाना यानी हैदराबाद है वह भारत का अंग बन सका था। और यह तेलंगाना क्षेत्र के देशमुखों तथा निजाम सरकार के विरुद्ध एक कृषक गुरिल्ला युद्ध था। जानते हैं गुरिल्ला युद्ध, इससे सबसे अधिक संबंधित कौन, तो शिवाजी थे। और निजाम के द्वारा, निजाम के अपोजिट यह विद्रोह हुआ था। और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के फलस्वरूप कुछ जमीनें किसानों को दे दी गई, किंतु जमींदारों का दमन शीघ्र समय तक चलता रहा था, यानी बाद में भी बहुत समय तक चला। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो यह बात है 1932 की। तो स्थापना करने वाले तो महात्मा गांधी। हम लोग जानते हैं कि 1932 में क्या हुआ था। इस समय महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और उसमें क्या था कि पूना पैक्ट के अनुसार अब जो आज का आरक्षण है इसका सूत्रपात हो गया। और इसी तरह गांधी जी का वादा करते हैं कि वे हरिजनों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हरिजन संघ के अध्यक्ष, हरिजन संघ के अध्यक्ष पहले क्या हुआ, तो पहल तो महात्मा गांधी थे, लेकिन बाद में इसको घनश्याम दास बिरला को बना दिया गया था। और पूर्व में इस संगठन का नाम बदलकर अस्पृश्यता निवारक संघ पहले था, लेकिन बाद में इसको सर्वेंट ऑफ अनटचेबल्स सोसाइटी रख दिया गया। और इसके बाद 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है, आज भी है, याद करते हैं। बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो बंगाल के विभाजन की बात है तो यह समय 1905, कम तो 1905, गवर्नर जनरल याद कीजिए तो लॉर्ड कर्जन की बात है। और 20 जुलाई याद कर लेते हैं, 1905 में बहुत घटनाएं हैं। जैसे 20 जुलाई को क्या होगा, घोषणा होगा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। यानी तो क्यों, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे राजनीतिक क्रांतिकारी यानी जो राष्ट्रवादी आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था, अतः और बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इसको काट देते हैं, छोटा कर देंगे। और यह निर्णय 16 अगस्त को प्रभावी हो गया। 7 अगस्त को क्या हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और साथ में ही बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश कपड़े थे, अंग्रेजों के सामान थे, उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन, यानी वहां के जो शुरू में नेता कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वंदे मातरम संबंधित याद कीजिए, वंदे मातरम इस समय का प्रमुख गाना बन गया था। यह शीर्षक गीत था भारतीय राष्ट्रीय इस आंदोलन का। 1931 को आंदोलन में, ये समय 31 में क्या आंदोलन हुआ, आंदोलन में बिहार में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या, यानी 1931 को
के आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? बीना दास, सुशीला देवी, शांति घोष या दुर्गा देवी। तो यह घटना याद कर लीजिए 14 दिसंबर 1931 को। और हत्या किसने? तो शांति घोष ने किया था। किसने? शांति घोष ने। अब बदले में क्या होगा? तो महिला क्रांतिकारी शांति घोष ने सुनीति चौधरी, एक और आदमी नाम याद कर लीजिए, सुनीति चौधरी के साथ मिलकर भगत सिंह की फांसी का बदला ले लिया ये लोग। किसका? तो भगत सिंह का फांसी का बदला लेने के लिए कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। और शांति घोष जो कलकत्ता की थी। कोमिला के जिलाधिकारी का नाम याद कर लीजिए, चार्ल्स जेफरी बर्कलैंड। चार्ल्स जेफरी बर्कलैंड स्टीवंस था। और घोष ने अरुण बहनी नामक अपनी आत्मकथा लिखी है। तो शांति घोष ने क्या लिखी? अरुण बहनी नामक आत्मकथा लिखी। और उनका निधन अब बहुत आज़ादी के बाद 1989 में होता है। और आगे देखते हैं, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। और यह भी एक क्रांतिकारी थे। जब लाल बाल पाल का तिगड़ी था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उसमें अरविंद घोष भी थे। घोष लेकिन बाद में क्या होता है, ये इनका क्रांतिकारी तरफ से रुझान हट जाता है। यह दूसरी बात है कि अंग्रेजों की पिटाई से बदल गया दिमाग। और ये पुडुचेरी यानी जो चले जाते हैं, मतलब पुडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था और वहीं पर अपना आश्रम बनाएंगे। यह भी याद कर लीजिए कि ओरोविले आश्रम कहाँ है? तो पांडिचेरी में है। और उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, द लाइफ डिवाइन एंड एसेज ऑन गीता। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के वेश में भागे थे? अब पठान का वेश का नाम बताइए। पठान का नाम याद कीजिए, तो मोहम्मद जियाउद्दीन। और गए कैसे? तो पहले भारत बंगाल में थे, यहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान से होते हुए बर्लिन गए थे और वहाँ से जापान पहुँचे थे। तो यह घटना है 16 जनवरी 1941 को। नाम मोहम्मद जियाउद्दीन। और कालका मेल से, वे रेल से ही चले गए थे, यानी कालका मेल से पेशावर जाने के लिए नेताजी छद्मवेश में गोमो झारखंड रेलवे स्टेशन से भागे थे। गोमो स्टेशन से नेताजी के गुम हो जाने के कारण इस स्टेशन का नाम ही गोमो रख दिया गया, मतलब यहाँ से गुम हो गए नेताजी। जुलाई 1940 को हॉलवेल मूवमेंट में नेताजी के संलिप्तता के कारण भारतीय रक्षा कानून की धारा 129 के तहत कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था। 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए वर्ष 1920 में आवेदन दिया और इस परीक्षा में वे चौथे नंबर पर आए थे, याद कर लीजिए, लेकिन देश की सेवा के लिए छोड़ दिए। 12 नंबर में आते हैं, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता नेहरू और चीन के विरुद्ध हुआ था, चाउ एन लाई, यानी भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच। ये बात है 1954 में। कब? तो 29 अप्रैल 1954 की बात है। और इसमें क्या था कि दोनों देश कुछ मैटर पर सहमत हुए। कहा जाता है कि ताले किसके लिए होते हैं? ईमानदार लोगों के लिए, ताकि उनका मन न बदल जाए। इसमें कहा यह भी जाता है कि भारत ने अपना पैर खुद अपने ही हाथों से बांध लिया। इस समझौते में कुछ 5 बातों का उल्लेख किया गया था। वह कौन कौन थे? एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तभी तो वह तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और कहा कि तिब्बत उसका इंटरनल मैटर है। आगे देखते हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समान और परस्पर लाभकारी संबंध है। और पंचशील समझौते की 8 साल की ही वैधता थी। 1954 में यह अस्तित्व में आया और 1962 में तो यह एक्सपायर ही कर गया, क्योंकि उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महाराष्ट्र के, जो सब महाराष्ट्र के हैं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले भी महाराष्ट्र के, और इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है। और रानाडे को क्या कहा जाता है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने ही की थी और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह, मालगुजारी कानून, राजा राम मोहन राय की जीवनी आदि इन्होंने लिखी। इन्होंने एक एंग्लो मराठी पत्र इंदु प्रकाश का भी संपादन किया था। कौन? तो महादेव गोविंद रानाडे। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? तो सप्त संधि युद्ध या
किसके किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुआ था, यानी ये दोनों आपस में लड़े। और यह किस संधि? तो यहाँ देखिए एक्स-ला-चैपेल, लेकिन यहाँ होगा सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस की संधि के साथ संपन्न हुई थी, खत्म हुई थी। क्या? तो पेरिस की संधि। और 1756 में यह आरंभ हो गया, 1756 में आरंभ हो गया और लगातार 7 वर्ष चला था, इसीलिए सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। और पर्सिया के साथ तथा फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ, मतलब कि अभी एक तरह से कहा जाए कि विश्व युद्ध का जो भूमिका विश्व युद्ध हुआ, ऐसा नहीं है कि एकाएक हो गया, उससे पहले ही बहुत सारी भूमिकाएं रची जा चुकी थी। और यह कर्नाटक का तीसरा युद्ध था। 1700 कब हुआ? तो तीसरा युद्ध, यानी कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। पहला एक्स-ला-चैपेल के युद्ध से समाप्त, दूसरा पेरिस की संधि से समाप्त, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63, यानी यही सप्तवर्षीय युद्ध के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध या पेरिस की संधि से समाप्त माना जाता है। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्पादन में चीन का है, याद कर लीजिए। और भारत में क्या होगा? तो भारत में विश्व का लगभग 2% सोना का ही उत्पादन होता है, लेकिन भारत में इसका खर्च बहुत है। हर घर में यहाँ सोना मिल जाएगा आपको। और मैसूर की कोलार की खानों से सोना निकाला जाता है। और भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों के ब्लैक गोल्ड नामक पदार्थ का निर्माण किया गया है। और आगे देखिए, ट्रैमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? ट्रैमोंटाना, तो यह इटली में, याद कर लीजिए, इटली में चलने वाली ठंडी हवा है, जो इटली में खासकर उत्तरी इटली की ठंडी हवा है। और मिस्ट्रल, ये तो मिस्ट्रल फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। नॉर्दर टेक्सास में चलने वाली शुष्क एवं शीतल हवा, कौन? तो नॉर्दर। और बोरा, कभी कभी आपको यह बोरा भी लिखा मिल जाएगा, तो बोरा यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा है। और पैजयो, तो यह पैजयो मेक्सिको के तट पर चलने वाली शीतल शुष्क व तीव्र हवा है, याद कर लीजिए। पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्यताप के रूप में उष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? तो जितना यह विकिरण करेगी उतना यह ऑब्जर्वेशन करती है, मतलब रिलीज, जितना यह बजट, मतलब जितना यह अवशोषित करती है उतना यह उत्सर्जित कर देती है, यानी दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के बराबर होगा। मतलब यह आपका पृथ्वी है, यह सूर्य है, तो सूर्य से जो ऊर्जा है वह शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी इसको एक्सेप्ट करेगी, यानी वहाँ से आप पहुँच जाएगा। लेकिन जब रात्रि के समय पृथ्वी से जो ऊर्जा है यह दीर्घ तरंगों के रूप में इनका फिर पृथ्वी से विकिरण आरंभ हो जाता है, और इसी के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो इसका उत्तर दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के द्वारा होता है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रक्रिया को है पृथ्वी का हीट बजट, यानी कि उष्मा बजट कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं 18 नंबर। सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है? यानी कि जहां पर कोई जीव जंतु रह सकता है उसको कहते हैं, यानी हैबिटेटेड जोन, तो वह है गोल्डीलॉक्स जोन। और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पृथ्वी इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक घूर्णन, यानी यह लट्टू की तरह एक ही जगह चक्कर लगा ली, मानी पृथ्वी क्या है? तो यह लट्टू है, इसको क्या कहेंगे? घूर्णन। यह दैनिक गति है, यानी 24 घंटा में एक चक्र। जबकि परिक्रमण, यह मान लेते हैं सूर्य है, इसका पूरा चक्कर लगाता है, यह परिक्रमण है, जो 1 वर्ष यानी 365 दिन में पूर्ण होती है। याद कर लीजिए, दैनिक गति के कारण दिन और रात की घटनाएं होती है, वहीं वार्षिक गति के कारण मौसम बदलते हैं। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो अपना बिहार जिंदाबाद। यानी बिहार की 2011 के हिसाब से साक्षरता सबसे कम, यानी कितना? तो बहुत कम, 63.82 है। वही भारत की साक्षरता तो 74.04% है भारत की साक्षरता। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला
तो कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग है। और राज्य कौन हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में 2011 की जनगणना के हिसाब से कमी आई थी। यहाँ देखिए मिलान करना है, बहुउद्देशीय परियोजना और नदी भीमा, गांधी सागर, टिहरी। तो भीमा यह साउथ की नदी है, तो भीमा का उत्तर इसमें कौन होगा, गांधी सागर और टिहरी। गांधी सागर तो यह और टिहरी गेस कीजिए। जो टिहरी बांध परियोजना है यह आपकी भागीरथी नदी पर है और टिहरी भागीरथी नदी। भीमा परियोजना पौना नदी, भीमा पौना नदी और गांधी सागर चंबल नदी पर, ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है, यानी बाकी सब त्रिपुरा से होंगे, एक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मीना, मीना का संबंध त्रिपुरा से नहीं है। मीना जनजाति त्रिपुरा नहीं, यह राजस्थान से है। ये मीना पर ही विवाद हो गया है, इसके स्पेलिंग कर लेकर याद कर लीजिएगा। मीना चंदा समिति की रिपोर्ट पर 1960 के आधार पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अंतर्गत किसी भी जाति या समुदाय को सम्मिलित किए जाने के 5 मानक होते हैं, याद कर लीजिए। भारत में कुल एसटीओ की संख्या मतलब जाति उनकी तो 461 एसटी ट्राइब्स की जातियां हैं, जनजातियां हैं। इनमें से 424 अनुसूचित जनजाति यानी 424 एसटी हैं और 461 कुल हैं। इन्हें 7 क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी भाग, दक्षिणी क्षेत्र एवं द्वीपीय। झील, गरसिया, मीना, बंजारा, सांसी व शहरी राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियां हैं। वहीं सोमपेन, ओंगे, जस्ता, सेंटनलीज, अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। इन सेफ्टी सोल यह क्या है, यह एक मिट्टी का नाम है, इन सेफ्टी सोल। और यह कहाँ, तो यह अमेरिकी मृदा पर वर्गीकरण के 12 क्रम में से एक है, यानी अमेरिका में जो मिट्टी बांटा गया वह 12 क्रम, उसमें से एक का नाम है क्या, तो इन सेफ्टी सोल। और यह मिट्टी मिसिसिपी घाटी, मध्य यूरोप, अमेजन क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में भी है, इंडोनेशिया, अलास्का में पाया जाता है। मृदा विज्ञान को यानी पेडोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वो वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा भारत में मिट्टी को 8 समूहों में बांटा गया है। कमेंट कीजिएगा कौन कौन से वे समूह हैं। नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टानें हैं, बताइए। तो नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार व मेघालय पठार की बात हो रही है। यह औषधि है, कुडप्पा है, बिंद है या टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं। तो ये सब औषधि चट्टानें हैं। तो नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार औषधि चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं हम लोग, चट्टान कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों को 3 भागों में बांट दिया गया था। सबसे प्राइमरी रॉक को अग्नि चट्टान कहते हैं। इन्हीं का जब अपक्षय अपवर्तन से जब न्यू चट्टान का निर्माण होता है उसको ही औषधि चट्टान कहते हैं। और औषधि चट्टान हो या अग्नि चट्टान हो, इन सब का जब रूपांतरण ताप दाब के कारण कालांतर में पड़ हो जाता है, फिर एक नए चट्टान का निर्माण होता है, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। याद कर लीजिए, अग्नि चट्टान है, इसके उदाहरण सबसे प्रमुख यही याद करना होता है। तो याद कर लीजिए ग्रेनाइट, उसके बाद में बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो भी अग्नि चट्टान है। बेसाल्ट में क्या होगा, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होगी। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी यानी जो काली मिट्टी का निर्माण होगा वह बेसाल्ट से होता है, काली मिट्टी का निर्माण। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोमरेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी आदि औषधि चट्टान यानी वे सब सेडिमेंट्री रॉक हैं। ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नि चट्टान और औषधि चट्टानों से कायांतरित चट्टान का यानी मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, हम लोग जानते हैं चीन में कहाँ है, तो मानसरोवर झील के निकट चमयुंगडुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर है। और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है और यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। क्यों, उद्गम तिब्बत में होगा, फिर भारत में दिहांग से लेकर भारत में कहाँ तक, तो धौला सदिया के बीच, और उसके बाद बांग्लादेश में यह प्रवाहित होती है। हर जगह इसका नाम अलग अलग है,
जैसे तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। फिर चीन में इसको कहा जाता है, चीन वाले कहते हैं इसको यातू रसांगपू या यारलुंग जेयांग। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली, याद कर लीजिए, माजुली नामक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। इसमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो हर कोई जानता है एशिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया है, दूसरा स्थान आपको अफ्रीका का आएगा, तीसरा नंबर उत्तर अमेरिका का स्थान आता है, याद कर लीजिए। और दक्षिण अमेरिका क्या है? तो उत्तर अमेरिका चौथा है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका का स्थान आएगा। और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। सबसे छोटा महादेश कौन है आपका? तो सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखिए, संविधान सभा की समिति है और उसके प्रमुख यानी इसका मिलान करना है। तो प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय समिति और कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति जो था इसका हेड तो के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। प्रांतीय समिति तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है? तो उत्तराखंड जो राज्य बना था उस समय कितने राज्य थे? 27 नहीं थे, मतलब 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन? झारखंड, छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का और सबसे लेटेस्ट कौन बना था? उसके बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में 2 राज्यों को ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात होती है। तो यह 27वां राज्य बना था, यानी 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को यह 27वां बना। तो 28वां कौन बना होगा? इसके बाद बना होगा एक और राज्य। आगे देखिए, अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 हैं। इसमें से कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन नहीं है बताइए? 9, 10, 11, 12। 12 तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं है 12, क्योंकि 12 नहीं। तो यहाँ देखिए सिंपल बात है, यह फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 12 है, नागरिकता से संबंधित नहीं है। 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत चला आएगा। और संविधान का भाग 2 में वर्णित 5 से लेकर 11 तक यह क्या? तो नागरिकता संबंधित आर्टिकल है। और संविधान के भाग 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट का वर्णन है। और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। जो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, निर्धारण और रद्द करने के संबंध में प्रावधान इसमें किया गया है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकाल सकती है? मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। और यह रिट कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप रिट दायर कर सकते हैं। कौन कौन 5? तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबस कॉर्पस, मतलब किसी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया या कोई लापता कर दिए हुए है, आप इसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो। वो हाई कोर्ट ऑर्डर देगी, बताओगी वो कहाँ है, जल्दी जारी करो। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, मैंडेमस। दूसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब कोर्ट रोक लगा देगी। उत्प्रेषण, सर्टोररी। और चौथा 5वां होता है अधिकार पुच्छा, यानी को वारंटो। अधिकार पुच्छा मतलब क्या? कोर्ट पूछेगी आपको कौन सा राइट है, आप किस अधिकार से आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हुए हो। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? वह भारत का नागरिक है, सही है। आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका है, सही है। वो लोकसभा, यह गलत है। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, यह भी सही है। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और क्लियर है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 66 के 3 में है। 32 में आते हैं, धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो धन विधेयक से संबंधित तो यह अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित है, सही है।
यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, तो आपका यह भी सही है। और यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है, गलत। आगे देखते हैं। धन विधेयक से संबंधित कथन जो असत्य है वह 112 से नहीं है भाई, यह 110 से है। और यह इसमें क्या है कि संचित निधि यानी जो जिसका वर्णन आर्टिकल 266 में है उसके हिसाब से संबंधित प्रावधान वाले विधेयक धन विधेयक कहलाता है, जिसमें करों का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमयन से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। और यह केवल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त होने पर, यानी पहले राष्ट्रपति एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद ही इसको संसद में पेश किया जाएगा। और इसे लोकसभा में केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय है, 97। और भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, उसमें एक है आपका स्टेट लिस्ट, दूसरा है कंकरन लिस्ट और एक है सेंट्रल लिस्ट। ये बात हो रही है सेंट्रल लिस्ट की, तो इसमें 97 विषय हैं। और संविधान लागू होने के समय से राज्य सूची में क्या था, तो 96 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 62 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची था, इसमें पहले आज़ादी के समय यानी संविधान लागू हुआ तो उस समय 47 विषय थे, लेकिन अब यह बढ़ गया है, इसमें 52 विषय हो गए हैं। और पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो पूंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। और भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 2005 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी, याद कर लीजिए, 5 जनवरी 1900 कब, तो 66 को। सभापति कौन थे इसके? प्रथम सभापति मोरारजी देसाई नियुक्त किए गए थे। 31 अगस्त 2005 को गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का। और वित्त आयोग का जो है भारतीय संविधान में वर्णन 280 और 281 में है। यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा 2020 से 25 तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे और अभी वर्तमान में एन.के. सिंह हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.जी. खेर महोदय थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। और संविधान में भी इसका लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 344 राजभाषा से संबंधित है। और इनका बी.जी. खेर का पूरा नाम बाल गंगाधर खरे था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दे दी थी। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, कूट एक कूट दू, कूट मतलब यही है, कूट एक कूट दू है। और यहाँ प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और वार्षिक। प्रकाश वर्ष बराबर क्या? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, यह कितना होगा? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय इकाई यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी 1.5 गुना 10⁻11 मीटर। और एक पार्सेक यानी यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, यानी लगभग 3 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पार्सेक, यानी 3.083 गुना 10⁻16 मीटर होता है। और 30 नंबर में आते हैं, प्रक्षेप की महानतम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 45 डिग्री यानी इस रफ्तार से 45 डिग्री के कोण के क्षैतिज से बना प्रक्षेप गति प्रदान कर दिया जाए, तो इसका गति कितना होगा? तो सिंपल याद कर लीजिए, महत्तम ऊंचाई 90 डिग्री पर होगा, लेकिन सबसे अधिक दूरी तय करना है तो वह 45 डिग्री के कोण पर ही तय करेगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड की बात है, तो इसका सही उत्तर 2.5 मीटर यह दूरी तय करेगा। बस इतना ही।
इनमें से कौन सूत्र सही है? 39 में आते हैं। तो 39 का जो ए है देख लीजिए, उत्तोलक या यांत्रिक लाभ बराबर, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयतन, यह आपका सही है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयतन नहीं आयास, और बल बराबर यानी बल यानी एफ है, फोर्स बराबर क्या होता है? तो वस्तु का द्रव्यमान यानी मास इनटू एक्सेलरेशन यानी वस्तु का त्वरण, यानी फोर्स बराबर एम इंटू ए, और आवेग यानी इम्पल्स, तो आई बराबर इम्पल्स बराबर बल यानी फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी होता है। और आगे बढ़ते हैं। किसके कारण द्रव की छोटी बूंदें गोलीय आकार में गिरती हैं? यानी द्रव की बूंदें गोल क्यों होती है? हम लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि कोई भी वस्तु गोल क्यों होना चाहेगा? क्योंकि उस समय उसके केंद्र से निकटतम दूरी होती है। यही कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण प्रत्येक वस्तु अपने आप को गोल रूप में या उनका आयतन जो गोल कर लेना चाहती है। और पृष्ठ तनाव का बल प्रति इकाई मीटर यानी न्यूटन मीटर या ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र यानी जूल पर वर्ग मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। और किसी वस्तु के ताप, यहां देखिए, किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती जाती है। ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो ऐसा किस नियम के कारण होगा? तो इसका जो सही उत्तर है बीन के, यहाँ देखिए महोदय, बीन का विस्थापन नियम। बीन के विस्थापन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती जाती है। स्टीफन के नियम के अनुसार कृष्णिका यानी ब्लैक होल की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस वस्तु के परम ताप के चौथे घात के समानुपात होता है। यानी ई बराबर, तो ई के क्या होगा? यहाँ देखिए ई, और यह आपका म्यू है, T4 होगा। इसमें यह क्या है आपका? यह है म्यू, तो यह स्टीफन स्थिरांक होता है। और आगे बढ़ते हैं। और किरचॉफ का नियम क्या होता है? तो किरचॉफ का नियम होता है कि निश्चित ताप पर किसी दी हुई तरंगदैर्घ्य के सभी पिंडों की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का अनुपात एक ही होता है, और उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका यानी ब्लैक होल की उत्सर्जन के बराबर होगा। किरचॉफ का नियम क्या है? जो अच्छा, जितना अच्छा अवशोषक है वही उतना अच्छा उत्सर्जन होता है, याद कर लीजिए। और स्टीफन के नियम के हिसाब से ब्लैक होल की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस वस्तु के परम ताप के चौथे घात के समानुपाती होता है। और बीन का विस्थापन तो यही पढ़ ही चुके हैं। इसमें क्या होगा कि किसी वस्तु का ताप बढ़ाइएगा तो उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती जाती है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है HF में। कहाँ है? यही HF है। HF क्या है? तो एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। फ्लोरीन में याद कीजिए, फ्लोरीन में सभी हाइड्रोजनों की अपेक्षा सबसे अधिक विद्युत प्रवाहित होता है। जब यह हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह एक सहसंयोजक यौगिक बनाता है। 43 में क्या है? इसमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? याद कीजिए, कार्बनिक अम्ल इसमें से कौन है? तो कार्बनिक अम्ल आपका ऑक्जेलिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म करने पर यह फार्मिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह एक अकार्बनिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म करेंगे तो यह फार्मिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें है, नहीं ऑप्शन है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग ट्रांजिस्टर की बैटरी में किया जाता है, और इसका वोल्टता 1.5 होती है। इसका उपयोग रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। इसमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व, तो यहाँ देखिए
45 में क्या था कि किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी ब्लॉक, यानी ऑप्शन सी की बात है। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा होता है, उसे ही डी ब्लॉक कहेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका जो ऑर्बिट होता है इस तरह का होगा, उसको SPDF पहले K होगा, L होगा, M N होता है, जिसमें क्या होगा 2 होता है, 8 होगा, 18 होता है और 32 होता है। इसके उपकक्ष होते हैं SPDFG वाला बात आता है, SPDGF होगा, तो उसी SPDF में जो डी ब्लॉक होगा इसको क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं। और आवर्त सारणी में S व P ब्लॉक के मध्य ब्लॉक का स्थान, यानी S व P ब्लॉक के मध्य का स्थान डी ब्लॉक होता है। और ये 12वें वर्ग में उपस्थित जिंक और कैडमियम और Hg तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। वहीं Zn, Cd, Hg तत्वों के परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोष पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण, यानी जहाँ पर डी ब्लॉक पूर्ण नहीं है यानी अनसेचुरेटेड है तो वह संक्रमण एलिमेंट होगा। आगे देखिए 46 नंबर, इनमें से कौन सा जल का गुण नहीं है, बताइए। तो जल रंगहीन एवं स्वादहीन द्रव है, सही है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, सही है। यह 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व तो अधिकतम होगा, सही है। तो आयतन न्यूनतम होगा, सही है। यानी इसका जो डी है वह सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही हैं, यानी सारे के सारे उसके जल के गुण हैं। इसमें से किसे हाइपो कहा गया है, हाइपो 47, तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। और तो यह एक रासायनिक दवा है और दवा के रूप में इसका उपयोग साइनाइड विषाक्तता और पिट्रियासिस बनाने के उपचार के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप से यह सफ़ेद या रंगहीन पेप्टाहाइड्रेट के रूप में उपलब्ध होता है। इसे सोडियम हाइपोसल्फाइड या हाइपो भी कहा जाता है। इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन्य इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। तो उसके प्रक्रिया को तापानुशीतन कहा जाता है। और इसमें क्या होगा, पहले गर्म कर देंगे, उसको के बाद एक बार उसको ठंडा नहीं किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो नरम और तन्य इस्पात की प्राप्ति होगी, और एक बार करेंगे तो इस्पात हो जाएगा। किसी कारण उत्पन्न प्रतिबलों को समाप्त करने, पदार्थ की संरचना को बदलने आदि के लिए किया जाता है। तापानुशीलन का उपयोग मुख्यतः इस्पात और तांबे पर किया जाता है। इसमें से किसका स्थान उच्चतम है, तो जो जाति वर्ग है, एनिमल वर्ग, इसको बांटा जाता है जाति, वंश, कुल, फाइलम। इसमें बताइए सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो फाइलम, इसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। संघ एनेलिडा की स्थापना लैमार्क ने 1801 में किया था। कौन, तो लैमार्क ने किया था, 1801 में किया था। और इस एनेलिडा संघ में 9000 जातियां हैं। कितनी जातियां थी, तो 9000। इनका शरीर लंबा पतला हुआ खंडों में विभक्त होता है। इस संघ के जीवों में तैरने के लिए पार्श्वपाद पाए जाते हैं। यह एक लिंगी या द्विलिंगी होता है। इनमें लैंगिक जनन आंतरिक निषेचन द्वारा होता है। और इसमें से कौन काइटिन का बना है, याद कीजिए, काइटिन का बना कौन है, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव या कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति तो आपको कहाँ मिलेगा, तो प्लांट में मिलेगा, बाकी सब तो आपको एनिमल और प्लांट दोनों में कॉमन है। जो कोशिका भित्ति है यह काइटिन का बना है और यह केवल प्लांट में मिलेगा जो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उनके निश्चित आकार व आकृति बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम याद कर लीजिए, रिचर्ड ऑल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, यह सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा ने दिया था। और न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं। उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू उत्पन्न होता है, तो यह कहाँ उत्पन्न होगा,
तो इसका सही उत्तर है आपका ये सब जगह, मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म, जर्म कोशिका, यानी सब में एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक उत्पन्न होते हैं। और यह ऊतकों के अध्ययन को, यानी जो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहेंगे, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, तो बीचट ने किया था। क्या नाम था उनका, बीचट ने किया था। उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक सल्की या सल्काय एपिथेलियम, एक होगा स्तंभाकार एपिथेलियम, एक होगा क्यूबाइडल एपिथेलियम, और एक होगा पक्षमाभी या पक्षमाल एपिथेलियम। 53 में आते हैं, पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। मांसपेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को, इसको कहेंगे हम लोग, इसको याद कर लीजिए, सर्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे, सर्को। पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। सर्कोप्लाज्म में ग्लाइकोसोम्स, मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन बंध प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या होगा, तो प्रोटीन ही मिलेगा आपको। और सर्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मांसपेशी फाइबर का एक विशेष तत्व है, और इसी से मांसपेशी में संकुचन नियंत्रित होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बनाते हैं। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।